Assalamualaikum. Today I am going to teach you company final account from BCom part 2. So फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे उसमें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा तरीका है कि मैं एक जो चीज़ पढ़ती हूँ उसकी सारी पोस्टिंग उससे रिलेटेड करती हूँ, ठीक है। लाइन वाइज चलते हैं, बीच बीच में से आई थिंक कंफ्यूजिंग होता है। आप भी इसी तरह किया करें कि जब एक कर पढ़ें तो उससे जो रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी की सारी पोस्टिंग वगैरह कर लें पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास जो है वो करंट एसेट होता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास तकरीबन मैंने देखा है कि कोई भी जो है एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट एसेट में हम इसे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स ऑफ ₹1,80,000। सही है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास प्लांट एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड फर्नीचर पे हमेशा से आपको पता है कि एडजस्टमेंट्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 0.2 वाली एडजस्टमेंट है 10%। प्लांट और मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 10% जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। एक, जब हम ये प्लांट 81,000 है इसका 10% लेके जो आंसर आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो उसका सेकंड इफेक्ट ये होगा कि टोटल अमाउंट में से इसकी माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी पोस्टिंग करते हैं जल्दी से। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की टोटल अमाउंट थी 81,000, ठीक है। उसका हमने 10% लेना है, तो हमारे पास आएगा 8100। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लेनी है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसकी टोटल अमाउंट थी हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, हमारे पास आ जाएगा 1200, ठीक है। अब इसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा, यहाँ पे हमने प्लांट की अमाउंट लिखनी है 81,000, और यहाँ पे जो हमने क्या किया था 8100 लिखा था, बस उसको सिंपल लेस कर देना। लेस करेंगे हम, हमेशा से यही पोस्टिंग होती है डेप्रिसिएशन को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72,900। फिर उसके बाद हमने फर्नीचर का भी सेम यही करना है, और ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 12,000 अब हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1200, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास दिया हुआ है 1,53,000। अब हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस ही सारा कुछ दिया हुआ है, हमें इन्होंने कहा हुआ है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता तो उसमें लिखते, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अगर इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो उसका एक ही इफेक्ट होगा और उसे डायरेक्ट करंट एसेट में लिखेंगे। लेकिन अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट में, तो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं एक बार और दूसरी बार हम करंट एसेट में। लेकिन अब ट्रायल बैलेंस में आ गए तो अब हमें ऑब्वियसली लिखना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,53,000। फिर उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, तो 24,000 के हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस 24,000, सही है। तो उसके बाद बारी आती है हमारे पास सैलरीज़ की। सैलरीज़ पे हमारे पास जो है एक अदद एडजस्टमेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट टिक हो गई है फुल, बिल्कुल हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इससे रिलेटेड। अब हमारे पास सैलरीज़ हैं 3,000 की जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सही है। अब ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, 3,000। इसके अब दो इफ़ेक्ट्स होंगे। पहला इफ़ेक्ट तो ये है कि यहाँ पे सैलरीज़ में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
सैलरीज़ की टोटल अमाउंट है हमारे पास 47,000, जिसमें हमने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। लेकिन इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये एक्सपेंस था जो अभी हमारे पास रहता था, जो कि हमने इसमें ऐड करके टोटल करके लिख लिया। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हमारी लाइबिलिटी भी हमने अभी पे करना है, हमने अभी तक पे नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ की हमारे पास आ जाएगी 3,000 की पोस्टिंग। फिर उसके बाद अब ये हमने पूरा कर लिया, ये भी फुल हमारे पास ये एडजस्टमेंट कवर हो चुकी है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस है 32,500, ये भी हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट देखने में मिल रही है कि ऑफिस एक्सपेंसेस में 4,500 के जो है क्या है ऑडिट फ़ी है, और 500 के ऑडिट एक्सपेंसेस हैं जो कि इंक्लूड कर दी गए हैं, वो हमने लेस करनी है, गलती से इंक्लूड कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे पास 32,500। ठीक है, 32,500 है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसमें से हमने लेस करनी है जो रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस में 4,500 था ऑडिट फ़ी का, और साथ में ऑडिट एक्सपेंस का 500। ठीक है, ये हम लेस करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा 27,500। ठीक हो गया, ये हमारे पास 27,500 आ गया। लेकिन अब इसका एक इफ़ेक्ट तो हमने कर लिया, इसका दूसरा इफ़ेक्ट ये होगा कि अब हमने लिखना है यहाँ पे ऑडिट फ़ी 4,500, ऑडिट एक्सपेंस 500। सिंपल, दो इफेक्ट्स कंप्लीट। यहाँ से ये एडजस्टमेंट भी हमारी कवर हो चुकी है। अब हम करेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो हमारे पास आया है, ये डेबिट बैलेंस में गिवन है, तो इसलिए ये हमारा एक्सपेंस कंसीडर होगा। डिस्काउंट हमारे पास जब भी डेबिट बैलेंस में होगा तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। सही है, और 3,500 है। सही है, तो डिस्काउंट हम लिख लेते हैं, डिस्काउंट हमने कोई पे किया है। ठीक है, 3,500। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है एडवांस इनकम टैक्स। हमने कोई एडवांस में इनकम टैक्स पे कर दी है। सही है, 27,000 का, यह हमारे पास फ़ायदा हो गया, हमारा करंट एसेट है। एडवांस इनकम टैक्स कितना है, 27,000 का हमने पे कर चुके हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास कैश इन हैंड, करंट एसेट। ऑब्वियसली हर किसी को पता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनसेशन दी है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दी है, सैलरी पे करते हैं तो वो भी तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो जब कंपनसेशन देंगे तो वो भी एक्सपेंस होगा। ये करंट एसेट है और ये एक्सपेंस है। सबसे पहले करंट एसेट लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, कैश इन हैंड 7,500 और कंपनसेशन दी है टू एम्प्लॉयज़। सही है, तो ये हमारे पास है 6,500। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, हमेशा याद कर लें। अमाउंट है हमारे पास 12,000। फिर उसके बाद बारी हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास 4,000 के हैं, जो कि डेफिड कॉस्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक अदद एडजस्टमेंट दी हुई है, जो कि 50% राइट ऑफ करने हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। टोटल है हमारे पास कितने, 4,000 है, जिसमें से हमने क्या करनी है 50% लेस करनी है।
राइट ऑफ 50% 2000, यहाँ से हम ये लेस कर देंगे। अब एडजस्टमेंट है ठीक है। अब उसके दो इफ़ेक्ट बनते हैं, एक इफ़ेक्ट ये हो गया तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लिखना है, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2000। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स। तो अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स वो होती हैं जैसे कि हमने पहले से ही कोई पेमेंट्स कर दी हैं, ठीक है, और मतलब पिछले साल कोई था कोई चीज़, कोई सैलरी वगैरह, कोई रेंट वगैरह जो है, चलो कह लो, वो देना था, ठीक है, 8000 का। तो ये है कि वो हमने पिछले साल ही दे दिया इस साल का, तो ये प्री पेमेंट्स हैं, ये हमारा एसेट होता है। अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स करंट एसेट होता है। पेमेंट्स टोटल अमाउंट है 8000। ये हमारे पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये शुड सब्सक्राइबर पेड अप कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16000, ये हमारा प्रीवियस ईयर का, जब भी ट्रायल बैलेंस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और ये यहाँ पे आता है हमेशा, ठीक है। ये शेयर कैपिटल लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट है, 3 लाख की, सही है। और साथ में हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 16000। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आएगा, सही है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व्स हैं, तो ये हमारे पास रिजर्व्स में आएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 192/50, ओके। और जनरल रिजर्व्स जो है हमारे पास, जनरल रिजर्व्स 5, कितने थे, 5000। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास है 33,000। उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज़ एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हैं 9550। फिर उसके बाद हमें कोई ना, ये देखो, डिस्काउंट 2000 का डिस्काउंट। अब ये क्रेडिट में डिस्काउंट आए तो इसका मतलब है ये हमें इनकम हो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आ गया हमारे पास 2000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 7% डिबेंचर्स 40,000, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 7% डिबेंचर्स, टोटल अमाउंट है 40,000। क्वेश्चन सारे हमने कर लिए, हर एक चीज़ देख ली है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब इस पार्ट में एक ये वाला पार्ट रहता था, इस एडजस्टमेंट में एक ये वाला पार्ट रहता था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिबेंचर्स के बारे में बताया हुआ है जो कि 7% डिबेंचर्स हैं 40,000 के। अब 7% डिबेंचर्स हैं हमारे पास, तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसके साथ हमें कोई डेट भी मेंशन की हुई है। तो डेट जब मेंशन की हो तो हमें गिनना पड़ता है, सही है। तो ये 31 मार्च पे एंड हो रही है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 मंथ्स का डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो क्या है, रहता है। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस है, अभी रहता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे ज़रा, 40,000 इंटू 7% into आउच, तो ये हमारे पास है 700 जो है हमारे पास वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स
700, जो कि किस तरह आया था हमारे पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ, जगह ख़त्म हो गई। अच्छा कितनी अमाउंट थी, 40,000, और वो किया था हमने 7% और 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स का है ना, इसलिए 3/12 किया। अच्छा, इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट है, हमारी लाइबिलिटी है। अच्छा, अब ये 8,000 ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व्स में 8,000 ट्रांसफ़र करने। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 15,000 प्रोविज़न है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। सबसे पहले रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स 8,000, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें 15,000 जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स की दी हुई है 15,000, और यहाँ से प्रोविज़न फॉर टैक्स 15,000, ठीक है। नेक्स्ट है 50% ऑफ ये हो चुका है। फिर उसके बाद है 5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड लेना है तो वो कैसे लेंगे हम, फाइनल डिविडेंड लेना है जो हमारे पास ये होता है ना, इशूड सब्सक्राइबर पेड अप कैपिटल 3 लाख है, इस पे हम लेते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। $3,00,000 ठीक है, और क्योंकि ईच जो है 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही फाइनल डिविडेंड लिख देंगे 15,000। फिर ये हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है 5,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये 5 लाख का हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है, लेकिन कैलकुलेट करते हुए इसको कैलकुलेट नहीं करना होता, सही है। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन सब को ऐड कर देंगे, इसके साथ फिर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो कि है 6,5,950, ठीक है। और ये टोटल है, सही है, ये हो गया। अब यही जो नेट प्रॉफिट है ये करंट ईयर का प्रॉफिट बन जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट 6,5,950। ये जो जनरल रिजर्व थी ना, ये 8,000 जो मैंने लिखे थे, ये क्योंकि एडजस्टमेंट थी तो इसके 2 इफेक्ट्स होने थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और एक रिजर्व में, तो ये मैंने लिखना भूल गई थी, सही है। अब इनको भी हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इन सबको हमने ऐड किया, ठीक है। और इसके साथ जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 31,950 का, सही है। अब इस नेट प्रॉफिट को हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से था हमारे पास 31,950, इन सबको टोटल कर लेंगे, सही है। तो 461,200 मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, सही, यहाँ तक हो गया और ये कंप्लीट है। ये सारा क्वेश्चन है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रहें सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।